बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? ठीक है। रस का नाम सुनते ही हमारे मन में ये भाव आते हैं कि मतलब कोई मिठाई का रस है या किसी फल का रस है ना। रस तो हर चीज में विद्यमान है ना। चाहे वो किसी मिठाई में हो, किसी काव्य में हो, किसी गाने में हो, यानी कोई संगीत में हो। प्रकृति के हर चीज में, हर कण में रस है। रस यदि नहीं होता तो संपूर्ण प्रकृति जो है वो नीरस हो जाता। ठीक है। तो रस के बिना हर चीज अधूरा है। तो आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? तो रस की परिभाषा देखिए, किसी कहानी, नाटक, एकांकी, काव्य आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक के हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। किसी कहानी, नाटक, एकांकी, काव्य आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक के हृदय में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ठीक। रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा इसलिए कहा गया है, यदि काव्य में रस नहीं होता तो वह पूर्णतः नीरस हो जाता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई संगीत सुनते हैं, यदि उसमें म्यूजिक नहीं होता तो क्या वो अच्छा लगता? नहीं। ठीक है, नीरस हो जाता। कितने बार सुनते हैं? एक बार सुनते, दो बार सुनते, उसके बाद रहेंगे। किंतु म्यूजिक के कारण हम 100 बार भी उस गाने को सुनते हैं, उस संगीत को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही किसी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो जब वो मनोरंजक होता है, रोचक जब होता है, तब वह पाठक को पढ़ने में अच्छा लगता है, उससे रस प्राप्त होता है, रस की अनुभूति होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं रस के अंग। रस के अंग 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, रस के 4 अंग हैं। अब देखते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते हैं। ठीक है, किंतु वह रस या आनंद स्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते हैं, जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ऐसे भाव या ऐसे रस जो हमारे अंदर है ना, हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। अब विभाव किसे कहते हैं? विभाव वे भाव जो स्थायी भाव के मूल कारण को बताता है। स्थायी भाव के कारण ही, स्थायी भाव के कारण को दर्शाता है, उसे हम विभाव कहते हैं। जो भाव हमारे अंदर आते हैं उसका जो मूल कारण है वह विभाव कहलाता है। ठीक है। अनुभाव, अनुभाव उसे कहते हैं जिसके कारण जो बाह्य चेष्टाएं होती हैं। जैसे हम खुश हैं, है ना, हम प्रसन्न हैं तो हमारे चेहरे पे वो खुशी झलकती है। तो जो बाहरी चेष्टाएं हैं वो है अनुभव। ठीक है। जैसे हम डर रहे हैं, हमारे सामने मान लीजिए शेर आ गया, तो शेर को देखकर हम कांप रहे हैं, कांपने के कारण हमारा शरीर हिल रहा है, कंपन कर रहा है। तो वो जो बाहरी चेष्टाएं हैं वो क्या है? अनुभव है। ठीक। अब संचारी भाव वे भाव जो क्षण भंगुर हैं, जो पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं, क्षण में बनते और मिटते रहते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। ठीक। तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा? रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसे, उसका विकास कैसे होता है? जहाँ स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। जहाँ पर स्थायी भाव के साथ
विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, वहां रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अब हम रस के प्रकार देखेंगे। रस के प्रकार, रस के प्रकार जो है 11 है। ठीक है, पहले 10 था, अब एक और उसमें जुड़ गया, 11 हो गए। रस की संख्या कितनी? 11 हो गई। ठीक है, अब यहाँ रस के प्रकार, उसके स्थायी भाव देखेंगे। जितने रस उसके स्थायी भाव भी उतने ही। ठीक, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हंसी। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, स्थायी भाव जो है भय। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, शांत वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव संतान प्रेम या ममत्व। ठीक है, भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है देवव्रति। ठीक, अब इनके बारे में आपको और विस्तृत रूप से आगे क्लास में जब पहुंचोगे तब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आपको रस किसे कहते हैं ये बताया गया, और रस के अंग, रस की उत्पत्ति कैसे होती है, और रस के प्रकार को बताया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और समझना भी है, और कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ठीक, थैंक यू।